नमस्कार सर, नमस्कार। यस, ये मिला है। अच्छा, मैं अपने बारे में सभी को बताना चाहूँगा कि मैं उन बच्चों में से हूँ जो ज़्यादातर यहाँ पे बैठे हुए 60% वाले। तो मेरा गांव हरियाणा में पड़ता है, जींद जिले में निर्जन गांव पड़ता है। निर्जन गांव में मैं पैदा हुआ 1985 में, और मैं उस घर में पैदा हुआ जो मेरे से पहले मेरे घर में कंबाइंड फैमिली थी, 8 लड़कियां पैदा हो चुकी हैं। तो मेरे ताऊ जी के 5 लड़कियां थी, मेरे छोटे ताऊ जी के 2 थी, फिर हमारे 2 थी, फिर 9वां जो पैदा हुआ वो मैं हुआ। तो मेरी ताई 8 लड़कियों से इतनी परेशान थी कि वो बोली कि चाहे गांव के झोटे जैसा हो, लड़का होना चाहिए। तो हमारे मतलब ये कल्चर है, बॉयज के लिए हम करते हैं। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। तो उसके बाद फादर साहब गवर्नमेंट सर्वेंट थे, हिसार ट्रांसफर हो गई, हिसार चले गए। तो हिसार में जिसके घर पे रहता था वो बॉक्सर थे नेशनल लेवल। तो उनका वो छोटे सा था, मैं तो कंधे पे बिठा के स्टेडियम में लेके जाते थे, 4-5 साल का था मैं। तो मैं वहां जाता था तो पहले ये नहीं पता था कि भाई करना क्या है, बस वो मुझे ले जाते थे। वहां देखा मैंने कि यार ये बॉक्सिंग के पंच पहन रहे हैं और पंचिंग बैग के ऊपर हिट कर रहे हैं। तो मैं वापिस आता था तो रात को मैं धर्मेंद्र की फिल्म देखता था। तो धर्मेंद्र की फिल्म में ऐसे नहीं होता डिशू। तो नेक्स्ट डे मैं गलत पहनने स्टार्ट कर दिया, मैं बोला हम भी डिशूम करेंगे। तो वो डिशूम के लिए मैं बॉक्सिंग रिंग के अंदर चला गया। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने 3-4 महीने के बाद खेलने के बाद मैंने डिस्ट्रिक्ट पार्टिसिपेट की, तो डिस्ट्रिक्ट में मेरा गोल्ड मेडल आ गया। तो हम हर किसी को पहले डिस्ट्रिक्ट पार्टिसिपेट करनी पड़ती है। जैसे ही डिस्ट्रिक्ट में गोल्ड मेडल आया तो मैंने हिसार का ट्रैक सूट किसी से मांग के पहन लिया। देख रहा हूँ मेरा सीनियर था, मैं बोला सर यहाँ इसके पीछे हिसार लिखा हुआ है और ये ट्रैक सूट मेरे को दे दो आप। वो बोला यार 600 रुपये का दूंगा मैं तेरे को। तो 600 रुपये उस टाइम पे बड़े होते थे, 97 की बात बता रहा हूँ, 98 की। तो मैंने घर वालों से बोला कि मुझे ट्रैक सूट चाहिए। तो घर वाले बोले ले भाई तू 600 रुपये ले जा। तो ट्रैक सूट लेके आया। मैंने 600 रुपये का ट्रैक सूट लेकर मैंने शाम को पहन के मैं ग्राउंड पे गया। तो मेरे कोच ने मुझे पकड़ लिया, बोला ये पता है किस लिए पहना जाता है? मैं बोला जी नहीं पता। बोले इसको अभी निकाल। उसने मेरा ट्रैक सूट निकलवा दिया कोच ने, और निकलवाने के बाद बोला जब इसके लायक हो जाए तब पहने। तो मुझे बड़ा फील हुआ कि यार कोच ने उतरवा दिया, लेकिन मैं ये इतना फील नहीं किया मैंने कि मैं नेक्स्ट डे ग्राउंड पे नहीं जाऊँ। हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, कोई टीचर टोक रहा है तो हम नेक्स्ट डे ग्राउंड पे नहीं जा रहे। मैं नेक्स्ट डे फिर गया ग्राउंड पे, फिर मैंने स्टेट के अंदर गोल्ड मेडल लिया। और जैसे ही मैंने गोल्ड मेडल लिया, जो हिसार का ट्रैक सूट मैंने 600 रुपये में लिया था वो मुझे फ्री में मिला गवर्नमेंट की तरफ से। तो वो जो ट्रैक सूट पहन के मैं दोबारा गया स्टेडियम में, तो मेरे कोच ने कहा अब तू इसके पहन लेके लायक। तब से जर्नी स्टार्ट हुई। तो जैसे ही हरियाणा से खेले, फिर हरियाणा की तरफ से पार्टिसिपेट किया दुर्गापुर नेशनल के अंदर, वहां भी गोल्ड मेडल आ गया। अब वहां से हमें पता ही नहीं था कि लाइफ कैसे चलेगी। नेशनल में गोल्ड मेडल आया, तो नेशनल में गोल्ड मेडल आने के बाद पता लगा कि अब तो फॉरेन में जाने का मौका मिलता है। वहीं से फिर हमें शिमला लेके गए, और शिमला हमारा 1 महीने का कैंप लगा। पूरे इंडिया के जितने बॉक्सर्स थे उनमें से शिमला तक हम पहुंच गए। तो शिमला में जाने के बाद 1 महीना हमने वहाँ कैंप लगाया। कैंप लगाने के बाद जो पहला टूर मैंने लगाया, 14 साल की उम्र में मैंने फर्स्ट टाइम पे मैं जर्मनी फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट के ऊपर उतरा। तो जब एयरपोर्ट पे जाने लगे तो हमारे गांव के बैग होते हैं, जैसे नॉर्मली हम पैक करके जाते हैं, वो बैग था। तो कोच ने कहा यार एयरपोर्ट के ऊपर तो सूटकेस की जरूरत पड़ेगी। मैं बोला जी सूटकेस तो परचेज करना पड़ेगा। मैंने अपने भाई को बुलाया गांव से, मैं बोला यार सूटकेस दिला के ला। तो बड़ा भाई मेरा गांव से आया, आके उसने पालिका बाजार में से उस टाइम पे 200-250 रुपये का टैक्स आता था सूटकेस। वो सूटकेस उसने हमें दिलवाया, और दिलवा के वो सूटकेस लेके मैं फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे उतरा। तो जैसे ही मैं एयरपोर्ट पे उतरा तो मैंने वहाँ की जो कंट्री देखी, वहाँ की जो सफाई देखी, तो ऐसे लगा कि यार सपनों की दुनिया में आ गए। क्योंकि हरियाणा से गए थे, फिर इंडिया से गए थे, फिर वहाँ गए, वहाँ जाके देखा कि वहाँ पे स्पीड करने की पनिशमेंट है। वहाँ पे उस टाइम पे सेंसर के फुहारे चलते थे, जो भी आपके पास अभी आ रहे ना, 99 में वहाँ जर्मन में चलते थे। वापिस आ गए। वापिस आने के बाद गाँव में गए तो गाँव वाले बोले भाई जर्मन से क्या लेके आया हमारे लिए। तो हर किसी की उम्मीद हमसे जागने लगी नजरों से, भाई जो भी गाँव वाला हमें देख रहा है वो सोच रहा है कि नेक्स्ट टाइम किसी देश में जाएगा तो जरूर हमारे लिए कुछ लेके आएगा। और मैं क्या लेके आता था, जो मेरे बड़े बुजुर्ग थे ना, तो वो ड्रिंक करते थे। तो क्योंकि हमारे वहाँ बड़ी बोतलें थी। खैर उसके बाद गांव को उम्मीदें होगी। जर्मनी जाके आगे पता लग गया कि यार ये भी है। 16 साल के आसपास हम खेलते रहे, दोबारा नेशनल खेले, फिर मेडल आ गया, खेलते रहे। फिर गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर किया,
देखिए हम सोचते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है या पेरेंट्स के पास पैसा नहीं तो हम कैसे खेलेंगे। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट्स के हॉस्टल बनाए हुए हैं जिसमें आपका रहना, खाना, पीना, स्पोर्ट्स, मेडिकल, कपड़े सब फ्री है। सिर्फ आपको प्रूफ करके दिखाना है कि यार मेरे अंदर कुछ है, तो आपको सब कुछ फ्री मिलेगा। मेडिकल भी आपका फ्री मिलेगा। आपको कोई इंजरी होगी तो जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होगी। हम स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर हो गए, हमारा रहना खाना सारा फ्री हो गया। फ्री होने के बाद फिर हमने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, कई बार रिप्रेजेंट किया, 4-5 कंट्रीज में जाके गए, तो पता लगा कि पंजाब पुलिस में नौकरियां मिल गई। मैं बोला यार नौकरी तो लेंगे यार, क्योंकि एक नॉर्मल परिवार से थे। मैंने किसी से पूछा भाई कैसे भर्ती करते हैं, बोला जी आप अपने सर्टिफिकेट्स लेके पंजाब PAP जलंधर पहुंच जाओ। मैंने सर्टिफिकेट्स उठाए, सुबह 5:30 बजे बस पकड़ी, बस पकड़ के मैं PAP जलंधर पहुंच गया। PAP जलंधर जिस गेट पे पुलिस वाला खड़ा था उसने मुझे रोक लिया, बोला हाँ भाई कितने, कहते हैं ना पंजाब में कहाँ जा रहा है। मैं बोला यार भर्ती होने आया हूँ। वो बोला भर्ती होने आया तो उस ऑफिस में चले जाओ। उन्होंने मुझे ऑफिस बताया, मैं उस ऑफिस में गया। वहाँ जाने के बाद चेयर पे PA साहब बैठे DGP के, उनके मैंने पैरों के हाथ लगाया जैसे शिष्टाचार में स्पोर्ट्स पर्सन लगाता है। तो बोले हाँ भर्ती होना है। मैंने हाँ भर्ती होना है। कहता ठीक है तेरे कागज दिखा। उसने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स देखे। डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद उसने कहा आप यहाँ बैठ जाओ, आपके 5 DSP आएंगे और 500 DSP कमेटी बताएगी आप भर्ती होंगे या नहीं होंगे। मतलब ठीक है जी। 5 DSP आए, पांचों ने देखा, सर्टिफिकेट देखने के बाद बोले अच्छा ठीक है भाई आप बैठ जाओ, बॉस के सामने आपको पेश करेंगे। मैं बोला ठीक है। उन्होंने बॉस के सामने जैसे ही पेश किया, एक सोने सुनखे सरदार बैठे आगे, ADGP रैंक के गिल साहब, उन्होंने मुझसे पूछा बेटा कौन कौन से देश में खेल के आया है। उस टाइम से मेरे 3-4 फॉरन टूर हो चुके थे। मैंने बताया सर मैं इसमें भी खेल लिया, मैं इसमें भी खेल लिया, इसमें खेल लिया। तो बोल रहे चल ठीक है बेटा उम्र कितनी हुई है। पंजाब भी थोड़ी सी कम आती थी। मैंने PA की तरफ देखा तो PA बोला जी ये 17 साल लगा है। क्या 17 साल में नौकरी मिलती है? नहीं मिलती ना। तो मैं भी देखने लग गया। वो बोला कि यार इसको 1 साल का डिस्काउंट देके इसको भर्ती कर दो। तो मुझे लगा कि यार ये तो ड्रीम है, 17 साल की उम्र में नौकरी कैसे मिल सकती है। गवर्नमेंट ही कहती है कि 18 साल के बाद हम आपको ज्वाइनिंग देंगे। वो किस लिए मिली कि मेरा स्पोर्ट्स अच्छा था, मेरी परफॉर्मेंस अच्छी थी, मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा था। तो मुझे जाते उन्होंने 1 साल का डिस्काउंट देके पुलिस में भर्ती कर दिया। तो मैं बोला यार ऐसे भर्ती नहीं होती। हमने देखा हमारे बड़े भाई रोडवेज में बैठ के जाते हैं, एग्जाम्स देते हैं, कोई गिर जाता है, कोई चोट लगती है, कोई फेल हो जाता है, फिर भी नहीं मिलती। इतनी ईजी नौकरी थोड़ी मिलती है। तो उस PA ने कहा आप सुबह 9 बजे इसी ऑफिस में आ जाओ। मैं बोला ठीक है। 9 बजे मुझे बुलाया, उन्होंने मेरी हाइट नापी, चेस्ट नापा, सब में मेरी रेड पेन से एंट्री करते रहे। तो पहले ये डाउट हो गया भाई लाल पेन से लिख रहे नौकरी नहीं मिलेगी। तो ये डाउट हुआ तो उन्होंने कहा कि सुबह आप वेरिफिकेशन करा के लाओ। और पुलिस के अंदर वेरिफिकेशन होती है बेटा कि आपके ऊपर कोई केस दर्ज नहीं है या कुछ भी दर्ज नहीं है, तो वेरिफिकेशन करा के लाओ फिर हम आपको आगे प्रोसीजर करेंगे। मैं 2 दिन के अंदर जींद से मेडिकल करवा के और अपना वो करवा के वापस आ गया वेरिफिकेशन करवा के। जैसी वेरिफिकेशन हुई उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स पे निशान लिए और बोले जी आप इसमें भर्ती हो गए, आप जाओ आपकी सैलरी स्टार्ट होगी। मैं बोला इतनी आसान से नौकरी थोड़ी मिलती है, सैलरी स्टार्ट होगी, हमें चाहिए हरियाणा रोडवेज के अंदर स्टाफ बोलने वाला पास। बोलते हैं ना रोडवेज में बैठे क्या बोलते हैं स्टाफ, तो वो स्टाफ वाला पास चाहिए था। मैं बोला यार जब तक रोडवेज भरी नहीं होगी ना तब तक मैं ये नहीं मान सकता मैं भर्ती हो। तो उन्होंने कहा ये लो पुलिस की ड्रेस, उसमें फोटो खिंचा के आ गया। मैं गेट पे गया, मैंने एक शर्ट पहनी, शर्ट पहन के मैंने फोटो खिंचवाई। फोटो खिंचवा के जैसे ही मैं उनके पास गया उन्होंने मेरा आई कार्ड बना दिया। आई कार्ड बना के और मैं पहुंच गया रोडवेज में बैठने के लिए, क्योंकि वो बोलना था ना, हमने हमारे बड़े देखे थे यार ये बोलते हैं कि हमारा स्टाफ है या हमारा पास है। तो मैंने जैसे ही पंजाब रोडवेज में बैठ के बोला क्या स्टाफ है, तो बोला आई कार्ड दिखाओ। मैंने आई कार्ड दिखाया, उन्होंने आई कार्ड छीन लिया मेरा। बोला किसका नकली ले रहा। फिर छोटी उम्र थी बेटा, ना दाढ़ी थी ना मूछ थी, छोटा सा बच्चा था मैं। तो बोले किसका ले रहा है नकली? बोले नकली नहीं है मेरा। मैंने मेरे बॉस से बात करवाई, बॉस ने फोन पे बात बताया कि हमने नया लड़का भर्ती किया है और ये लड़का आगे मेडल देगा, तो अभी नया भर्ती किया है। तब उन्होंने मुझको रोडवेज में बिठाया। मैं वापस आ गया। पटियाला हमारे कैंप लगते थे। इंडिया की जो बेस्ट टीमें हैं वो पटियाला में रहती हैं बेटा, अच्छे खिलाड़ी पटियाला, बेंगलोर, वहाँ पे स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट बने हुए हैं हमारे, वहाँ पे सारी मेडिकल और हर चीज़ें फ्री मिलती है। पटियाला में आया, पटियाला में आने के बाद मैंने दोबारा से नेशनल खेली सीनियर में, फिर मेरा गोल्ड मेडल आया, फिर मैंने कॉमनवेल्थ खेले, फिर मैंने एशियन गेम्स खेले। फिर ऑफर आ गया रेलवेज का,
2004 के अंदर। बोले जी टीटी लगोगे? मैं बोला यार गाँव में कहते तो हैं क्या टीटी लग रहा है? मैं बोला लगेंगे भाई। तो स्पोर्ट्स पर्सन टीटी की नौकरी को अच्छा मानते हैं, भाई रेलवे की नौकरी मिल जाए किसी तरीके से। मैंने घर पे जाके बोला जी मुझे रेलवे की नौकरी का ऑफर आ रहा है। घर वाले बोले नहीं भाई पुलिस की बढ़िया। बोला जी लगने दो। बोला रुक जा तेरी शादी करेंगे। मैं बोला रुक जाओ। जैसे ही मैं घर गया तो दो बड़े बड़े बुजुर्ग बैठे, खंडके वाले अपने गाँव में बैठते हैं, और वो कहने लगे मेरे फादर साहब को ये लड़का दिखाओ। तो फादर साहब बोले ये लड़का यही है। बोला जी बड़े वाला लड़का दिखाओ जो बॉक्सर है। बोला जी यही है। मैं 57 kg का था। तो बोले जी ये शादी के लायक नहीं है। देखो कई बार होता है कि पतला बच्चा है सोचता है कि यार वो कुछ नहीं समझ रहे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि उन बड़े बुजुर्ग के अंदर जो बोल रहे थे वो भगवान बोल रहे थे। अगर उस टाइम पे मेरी शादी हो जाती तो हो सकता है मैं डीएसपी नहीं बनता। तो जैसे ही साथ मेरा वो कैंसिल होगी मैरिज कैंसिल होने के बाद मैंने फादर साहब से कहा जी मेरे को तो रेलवे में टीटी लगना है। बोला यार पुलिस बढ़िया है। मैं बोला जी पुलिस नहीं मुझे टीटी लगना। मैंने रिक्वेस्ट करी, मैं पंजाब पुलिस के पास रिजाइन देने गया तो पंजाब पुलिस ने मना कर दिया। बोले जी हम आपको रिजाइन नहीं देंगे, हम आपको डीएसपी बनाएंगे। मैं बोला जी ठीक है बहुत बढ़िया है। अब उसके बीच में हमारे 2 टूर्नामेंट्स आए पाकिस्तान के, और 2 जगह में गया तो पाकिस्तान के अंदर फिर मेरा सिल्वर मेडल आ गया। तो आते ही मेरे को उन्होंने एएसआई बना दिया। ऐसे हमारे को स्टेडियम में फोन किया, फोन करके बोले डीजीपी भुल्लर साहब होते थे पंजाब में, वो आगे निकल के आए, बोले जय भगवान बाहर निकल, ये एक तारा लगा दो। पंजाबी में क्या कहते इसको एक तारा लगा दो। तो मेरे समझ नहीं आया यार ये कोई फिल्म थोड़ी चल रही है 3 घंटे की, अभी तक तो कांस्टेबल थे, अभी तक एएसआई बना दिया। तो ऐसा लग रहा था कि यार एक फिल्म सी चल रही है। तो मैंने कोच से पूछा, मैंने पूछा वैसे भी होता है? बोला शाम को पार्टी दे दे तू थानेदार बनेगा। तो मेरे लिए बड़ी बात यार पार्टी छोटी सी बात थी। मैं बोला जी ठीक है पार्टी पक्की, आप स्टार लगवाओ। स्टार लग गया। स्टार लगने के बाद रिजाइन देने गया तो रिजाइन सिंह ना कर दिया। बोला जी हम नहीं देंगे रिजाइन। मैंने हमारे डीजीपी दलाल साहब होते थे उनसे फोन करवाया। बोला सर एक फोन करना है। बोला क्या दिक्कत आ गई? बोला जी ऐसे ऐसे पंजाब पुलिस में। बोला क्या पोस्टिंग करवानी है? बोला ना। बोला क्या करना है? बोला रिजाइन करवाना है। तो हम तो जॉब के लिए सिफारिश करवाते हैं ना, अप्रोच के लिए भी मुझे यहाँ पोस्टिंग मिल जाए यहाँ मिल जाए। मैं बोला जी ट्रांसफर नहीं कोई लेनी है, रिजाइन लेना है। तो उन्होंने उस बॉस के पास फोन किया तो बॉस ने कहा जी हम इसको डीएसपी बनाएंगे। जो हमारे साथ के खेला करते वो भी रेलवेज में टीटी लगे हुए हैं, लेकिन वो आज के दिन टिकट ही पकड़ते, मैं कमांडर बना हूँ, देखो मुझे सारी फैसिलिटीज मिली। तो जो अप्रोच मैंने लगाई थी वो अप्रोच मेरे ऊपर उल्टी पड़ गई। मेरे को डीजीपी साहब ने कहा आप रिजाइन नहीं दोगे, आप यहीं रहोगे। मैं बोला यार ये तो उल्टा पाएगा पंगा। फिर मैंने रिजाइन देने के लिए मैं दोबारा से गया छोटी साहब के पास, तो मैं रोने लग गया, छोटा था मैं। बोला सर मेरा दिल नहीं लग रहा, मेरे को रिजाइन देना। बोला चल ठीक है छोड़ दे। उन्होंने मेरी 2 महीने की सैलरी जमा करवाई, मैंने रिजाइन दे दिया, मैंने रेलवे ज्वाइन कर ली एज ए टीटी। के बाद भी मैं ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप छोटे बच्चे आजकल HKR में लग के, DC रेट पे लग के, या कोई क्लैरिकल लग के, किसी भी जॉब पे लग के आप क्या कर रहे हैं, आप किताबें रख देते हैं कि यार मिल गई एक फोटो। मैंने ये सोचा कि अभी और बेटर क्या कर सकता हूँ। फिर जैसे ही 2008 दूसरा कैमरा कहाँ पे है? मैं खेलता रहा, कंटिन्यू मेरे मेडल्स रहे, कंटिन्यू में इंडिया टीम में 60 kg में मैं इंडिया में मेरे 7 गोल्ड मेडल हैं नेशनल के अंदर। तो ये खेलते रहे। ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि छोटी सी जॉब लग के आप ये मत कहो यार मिल गई बहुत नहीं, आगे इंतजार कर रही है जिंदगी, दुनिया बाएं खोल के इंतजार कर रही है। जैसे ही आगे गए तो आगे जाने के बाद पता लगा कि 2008 के अंदर सब इंस्पेक्टर लगा रहे हैं हरियाणा पुलिस में। जो हरियाणा पुलिस की टीम थी उसने हमसे संपर्क किया कि नंबर 1 पे आप हरियाणा में आ जाओ। हम बोले जी तब आएंगे हरियाणा में जब आप डायरेक्ट ज्वाइनिंग कराओगे, हम कोई फिजिकली या कुछ नहीं देंगे, क्योंकि हम फिजिकल फिट थे। बोले जी आप आ जाओ हमारे पास कोई बात नहीं। जैसे ही मैं गया तो उन्होंने मेरे को ऐसे सब इंस्पेक्टर ज्वाइन करवा दिया। सब इंस्पेक्टर ज्वाइन करने के बाद जो मेरा रूममेट था वो इंस्पेक्टर था। जब उसकी वर्दी कुट्टी के ऊपर लगती थी उस पर 3 स्टार थे, मेरे वाली पे 2 स्टार। तो मुझे ऐसा लगा यार कहीं ना कहीं 1 साल लगना चाहिए। दोबारा मैं कंटिन्यू बॉक्सिंग की करता रहा। मैं 1 साल का बीच में गैप हो, जैसे 2008 वाले ओलंपिक्स आए तो उस टाइम पे हाथ छूट गया, ओलंपिक्स नहीं खेल पाया। और ओलंपिक्स में क्या होता है कि सबसे ज्यादा वो कहते हैं दुख कब होता है? दुख जब होता है जब आपका रूममेट ओलंपिक्स खेले और आप नहीं खेल पाते। मेरा रूममेट बचपन से विजेंद्र सिंह का है, तो विजेंद्र सिंह का जो मेडल आया था वो 2008 के ओलंपिक्स में आया। तो जैसे ही उसका मेडल आया उसने
मुझसे बात की चाइना से, बोला आ जा वापस दोबारा से हम खेलने। मैं बोला मेरा तो हाथ टूटा हुआ है। उसने कहा तेरा चाहे साउथ अफ्रीका से इलाज करवाएंगे, मैं करवाऊंगा, तुम आ जाओ। समझ में आ रही है ना आपको? तो जैसे ही रिजल्ट में वापस आया तो उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट करवाया और मेरे हाथ की इंजरी को ठीक करके मैंने दोबारा से 2010 वाले कॉमनवेल्थ खेले, 2012 वाले लंदन ओलंपिक्स खेले। जब मैं लंदन ओलंपिक्स में गया तो लंदन ओलंपिक्स में मेरा जो डिनर था वो लंदन की रानी के साथ था, एलिजाबेथ के साथ। और जब रानी ने जब शेक हैंड किया तो उन्होंने ग्लव्स पहन रखे थे वाइट कलर के, वो चीज़ें हमें आज तक याद है। और वो चीज़ें इसलिए याद है कि कहाँ गांव का बच्चा, एक 8 बहनों का भाई, कहाँ बैठ के और कहाँ से कहाँ पहुंचा हुआ है, रानी के साथ हाथ मिला रहे हैं। इससे बड़ा तो नहीं था ना हमारे लिए। तो वो जो ड्रीम्स हमारे पूरे होते चले गए। तो जैसे ही मैं 10 वाले कॉमनवेल्थ मैंने खेले तो मैं दोबारा से आया तो मैंने कहा जी मेरे को डीएसपी बनाओ। बोले यार डीएसपी तुम इंस्पेक्टर बना। 2000 में मेरे को सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बना दिया। फिर भी मेरा दिल नहीं लगा क्यों? उस टाइम पे 2008 में अनाउंसमेंट होगी विजेंद्र की डीएसपी की होगी, हमारी इंस्पेक्टर की होगी। तो फिर क्या हुआ, दोस्त आगे निकल गया। मैं बोला नहीं यार ये तो बात बिगड़ गई, ये तो बंदा आगे निकल गया। फिर मैं बोला नहीं यार डीएसपी के लिए अचीव करना। फिर जैसे जैसे हम बॉक्सिंग के अंदर आए, खेलते रहे। 2008 वाला जो हमारा मेडल आया था उस टाइम पे हमारा सबसे बड़ा ये था कि जिस रात को मेडल लेके हम हिंदुस्तान में उतरे, विजेंद्र सिंह उतरा, उस टाइम पे जिस होटल में हम फर्स्ट टाइम रुके उस होटल का एक रात का किराया 5.5 लाख रुपए। तो जब हम वहाँ उस होटल में पहुंचे तो हम दोनों बैठे बैठे बात कर रहे थे कि यार देख जिंदगी कहाँ से कहाँ लेके आ गई। कोई सिर्फ सोने के हम 5.5 लाख रुपए दे रहे हैं दिल्ली के अंदर के अंदर। ऐसे ऐसे होटल से हमारे, ऐसे ऐसे रूम्स। और वो किस लिए मिल रहे हैं? क्योंकि आपने अचीव करके दिखाया, आपने ओलंपिक्स खेले हैं, आपने जिंदगी को अपने हाथों से दिया। मैंने हिंदुस्तान को 72 कंट्री में रिप्रेजेंट किया है। तो मुझे TDX की टीम बोली सर आपको इंग्लिश में बोलना है। मैं बोला यार मैं 72 देश घूम के आ गया, मैं इतनी किताब नहीं लिखी जिनने में पासपोर्ट भरे हैं, मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा कि इंग्लिश कहीं हमारे बीच में आ रही है। और एक्चुअल में जो बच्चे हमारे रूरल बच्चे हैं, गांव से बच्चे आ रहे हैं, वो बिल्कुल जो भी सोच रहे हैं ना कि तरीके से कि पढ़ाई कहीं बाहर कंट्री में जा रहे हैं, कहीं मैटर कर रही है, बीच में कर रही है, कहीं मैटर नहीं। हाँ अगर आप अच्छे पढ़े हुए हैं तो आपके माइंड को बोल्ड करता है, आपको पता लगता है कि सही क्या है गलत क्या है जिंदगी के अंदर। तो धीरे धीरे वहाँ पहुँच गए। अब जहाँ भी जीत के आ रहे थे ना, मेरे कॉमनवेल्थ गेम्स थे 2010 में दिल्ली में, तो दिल्ली के अंदर गांव के अंदर सबने स्क्रीन लगा रखी, भाई आज फाइट देखेंगे हम जय भगवान। जैसे ही फाइट देखने के लिए उन्होंने स्क्रीन लगा रखी, लाइट्स ली गांव की लाइट गई तो गांव वालों ने इन्वर्टर के ऊपर स्क्रीन को चला के मैच देखा। खा लेना और चाहिए वो बता देना, लेट अस नो, जितना भी चाहिए वो लेट अस नो। बोलने वाली बात नहीं है, बस जल्दी बता देना। 2012 के लंदन ओलंपिक्स खेल के आए, आते ही अर्जुन अवार्ड के लिए मेरा नाम अनाउंस हो गया, प्रेसिडेंट अवार्ड के लिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो प्रेसिडेंट अवार्ड मिलता है उसमें इंडियन गवर्नमेंट पेंशन देती है। जितनी हम सैलरी के लिए नौकरी के लिए भागते हैं ना, उतनी पेंशन मिलती है हमें। पैरेलल जितनी पुलिस की मिलती है उतनी पैरेलल पेंशन मिलती रहेगी। वो किस लिए कि आपने अच्छा किया। तो मैं आपको यूथ को इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप में से किसी का भी भाई, किसी की भी बहन खेलना चाह रही है 14 साल की उम्र में, उसको स्पोर्ट्स लाइफ का अगर सबसे छोटा शॉर्टकट है पैसे कमाने का, फेम कमाने का, जॉब लेने का, तो एक स्पोर्ट्स है, दूसरा कुछ भी नहीं। जैसे ही 2012 में अर्जुन अवार्ड के लिए मेरा नाम अनाउंस हुआ तो मैंने ताऊ जी को बोला मैं चलो ताऊ जी आपको राष्ट्रपति से मिलवा के लगता हूँ। बोले अच्छा चलो। मेरे ताऊ जी को मैंने यहाँ ला के अशोका होटल में रुकवा दिया। अशोका होटल में जो रात को डिनर का जो प्राइस आए ना, उसमें रोटी थी 300 रुपये, एक रोटी 300 रुपये की, ऐसे प्राइस आए। तो मेरे ताऊ जी ने बिल देखा तो बोला यार इतनी महंगी रोटियाँ। मैंने ताऊ जी आप खाओ कोई बात नहीं। और जब सुबह प्रेसिडेंट साहब के साथ बैठ के उन्होंने देखा कि जो जहाँ प्रेसिडेंट साहब का दरबार लगता है उसके पैरों में इंडिया गेट आता है। देखो जो भी डिफरेंस है 5 किलोमीटर का, 7 किलोमीटर का जो राजपथ है उसके बीच में इंडिया गेट आता है। जब आप वहाँ जाएंगे ना, आप देखेंगे प्रेसिडेंट के पास, तो वहाँ पैरों में मेरे ताऊ जी वहाँ से जाके, प्रेसिडेंट साहब प्रणब मुखर्जी हुआ करते थे उस टाइम पे, उनसे अवार्ड हासिल करके गांव में चले गए। गांव में जाके बड़े बुजुर्गों में बैठे, तो बैठने के बाद बड़े बुजुर्गों का फ़ोन आया, दूसरों का क्या फ़ोन आया कि हमसे क्या गलती होगी भाई,
देखिए हमारे बड़े बुजुर्ग कभी नहीं बोलते आपको आई लव यू, ये नहीं करते। आज वाली जनरेशन तो हो रखी आई लव यू वाली, पहले वर्ड नहीं बोलते। तो मेरे ताऊ जी ने कभी नहीं कहा मैं खुश। गांव में गए और पड़ोसियों ने बताया मेरे को, यार जब तेरे ताऊ जी को घुमा रहा है तो उनको क्यों नहीं घुमा के लेके? तो वहां फील होता है कि आपके घर वाले आपके ऊपर प्राउड फील कर रहे हैं। कभी नहीं कहा मेरे घर वालों ने कि आप अच्छा कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं चलता रहता था, मैं मेहनत करता रहता था। सबसे मेन जिंदगी के अंदर क्या रोल आते थे? जब मेरा क्यूबा टूर जा रहा था तो मेरी रियल सिस्टर्स की शादी थी। देखिए हम करते हैं ना, मामा की शादी आ गई, चाचा की आ गई, ताई की आ गई, उसकी। मैं मेरी रियल सिस्टर की शादी में नहीं गया था, मेरा इवेंट है। तब मेरा दिमाग क्या कह रहा था? मेरा दिमाग ये कह रहा था कि यार अगर मैं जीत के आ गया ना तो मैं इन बटे को गाड़ी गिफ्ट कर दूंगा। जो मेरे जीजा जी हैं मैं उनको बड़े बड़े गिफ्ट दे दूंगा, तो ये तो यहीं रहेंगे। बट अगर ये इवेंट निकल गया तो दोबारा नहीं पाएगा। तो आप लोग छोटी छोटी चीजों के लिए अपनी शायद जो टारगेट से भटक जाते हैं तो उस तरफ ना जाएं। इस तरीके से आप जिंदगी को हैंडल करते रहे। देखिए उसके बाद फिर मैं पुलिस में भर्ती हो गया। पुलिस में ये रहा कि भाई देखिए जब तक आपको इंजरी नहीं होती है तब तक 15 मिनट में हम बच्चे से पूछताछ करके वो असला बरामद करके हमने उसके जो बुजुर्ग कह रहे थे उनके सामने रख दिया, लो सर ये असला इसी का है। तो बड़े बुजुर्ग पता है क्या बोल रहे थे? बड़े बुजुर्ग बोल रहे थे क्या करें बच्चे मानते नहीं है। समझिए मेरी बात, क्या दिक्कत आ रही है कि हम हमारे बड़े बुजुर्ग को कुछ भी नहीं समझ रहे। हम सोचते हैं हमसे इंटेलिजेंट कोई नहीं। पढ़ाई अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है, पढ़ो आप, बट एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। ये नहीं है कि आप यहाँ पुलिस से गए और घर जाने के बाद आपने बुक्स रख दी और उठाई भी नहीं, या घर का काम नहीं किया, ऐसा नहीं। आप घर पे बच्चे हैं, बच्चों के तरीके से ट्रीट करें और पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करें, सबसे मेन ये। उसके बाद जैसे ही हम गए, देखिए मैं उन घरों की बात बता रहा हूँ जो हमसे मिडिल से भी लोअर मिडिल से, जिसके फादर साहब दारू पीते हैं, जिसके फादर साहब कुछ नहीं करते हैं, उनकी घरों की एजुकेशन के ऊपर मैं बताना चाहूँगा कि जैसे ही मैं वहाँ पे गया तो मुझे पता लगा कि 16 ईयर्स की लड़की घर से भाग गई। हमारे पास फोन आया, सर 16 ईयर्स की लड़की घर से चली गई। लोकेशन ली तो हमें जयपुर की आई, हमने पीछे पीछे गाड़ी लगा दी, हमने जयपुर से वो लड़की रातों रात बरामद कर ली। हम थाने में ले आए, थाने में लेके आए तो उसके दादाजी आ गए हमारे, बड़े परिवार के। वो बैठे उस बेटी के सिर के ऊपर से हाथ लगा रहे हैं, बेटी कोई बात नहीं, वो लड़की रो रही है, दादाजी गलती हो गई। हम बोले कोई बात नहीं। सबसे बड़ी अच्छी बात मुझे उस बुजुर्ग की क्या लगी, उस बुजुर्ग ने एक ही बात कही, बेटे तेरी गलती नहीं है, तेरी उम्र की गलती। देखिए मेरी बात, ये बातें क्यों आई यहाँ तक? क्योंकि हम पेरेंट्स के पास बैठ नहीं रहे हैं। अगर आप आधा घंटा भी अपने पेरेंट्स के पास बैठेंगे ना तो यहाँ तक नौबत नहीं आएगी कि हमें घर से भागने की जरूरत पड़े। और मैं उस पेरेंट्स को पेरेंट्स नहीं मानता जो 16 साल 17 साल या 18 साल हमारी बेटी को पालते हैं और 18 साल के बाद वो बेटी जाके थाने में ये कहती है कि मुझे मेरी माँ से डर लग रहा है या मुझे मेरे बाप से डर लग रहा है। प्रोटेक्शन मांगती है ना लड़कियां लव मैरिज करके। मैं इसको पेरेंटिंग नहीं मानता। तो मेरा ये मानना है कि मैं इस स्टेज के बाद मुझे सभी को कहना चाहूँगा कि आधा घंटा अपने पेरेंट्स के पास जरूर बैठे। उसके बाद क्या, वो लड़कों को बताता हूँ, लड़के जैसे ही +2 पास करते हैं हम उसको पढ़ाई के लिए बाहर निकाल देते हैं। मुखर्जी नगर आ गया, चंडीगढ़ आ गया, हम वहाँ निकाल देते हैं। ड्रग्स ले रहे हैं, वो नशा इलीगल, पुलिस पकड़ भी लेती है तो उसमें हम आपके खिलाफ एफआईआर नहीं कर सकते। कई बार कहते हैं ना पुलिस ने पकड़ा और पैसे लेके छोड़ दिया, बोलते हैं ना, बट ऐसा नहीं है। वो एनडीपीएस एक्ट के अंदर कवर नहीं हो रही है वो मेडिसिन्स, और वो मेडिसिन करते हैं ना। अच्छा वो लड़के कहाँ से आए? पाकिस्तान से आए हैं, यहीं से आए हैं ना। तो आज इस स्टेज के माध्यम से सारी बहनें ये कसम खाएंगी कि घर पे जाके अपने अपने भाई से अपने सिर पे हाथ रखवा के ये कहेंगे कि किसी भी लड़की के लिए गलत कमेंट नहीं करेगा। अगर हमारे भाई ठीक हो जाएंगे कि कोई लड़की वो छोड़ने वाला, अगर हमारे भाई ठीक होंगे तो लड़की को छेड़ने वाला कोई नहीं होगा। ठीक है, ये कसम खिलाएंगे। और मैं फिर कहना चाह रहा हूँ, जिंदगी में इतनी रुकावटें आएंगी जो आप संभल नहीं पाएंगे। लेकिन उन रुकावटों से निकलने का अगर मंत्र तुम्हें बता दूं तो निकल जाओगे। ऑफ रिकॉर्ड है, निकल जाओगे ना? हाँ या ना तो बोल दो। ऑफ रिकॉर्ड है, ये होगी, रिकॉर्डिंग होगी सारी। तो ये बातें मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूँ बेटे, जब मैं 5000 फाइट खेल रहा हूँ जिंदगी में, मतलब टूर्नामेंट से अलग तो 1.5 लाख खेलने 2 लाख खेलने हमें नहीं पता। 5000 फाइट वो खेल रहा हूँ जो ऑन रिकॉर्ड है। बस 5000 में से 5000 नहीं जीतता मैं, उनमें से 1000-1200 फाइटें जीता हूँ, 3500-3800 बार मैं हारा हूँ।
ठीक है ना, और हार को जो सहन करता है वही कामयाब होता है। और आगे क्यों निकला वो भी देखो आप, मैं बताता हूँ आपको। जैसे ही आप घर जाएंगे, आज घर जाने के बाद जैसे भी आपकी घर में दादी है, बड़ी ताई जी है, माता जी है, लड़कियां उनके पैर दबाए, और लड़के अपने दादाजी को या दादी जी को, दादाजी के अगर कदम सुनेंगे ना, जितनी भी जिंदगी में रुकावटें आएंगी ना, वो अगर आगे से ना हट जाए तो मुझे बोल दें। जिंदगी में हमारे बहुत सारी रुकावटें आई। जब हम कॉलेज टाइम में थे, हमारे ऊपर FIR भी दर्ज हो गई। कई बच्चे डर जाते हैं ना भाई, रस्ते में FIR होगी, लड़ाई झगड़ा हो गया, FIR भी दर्ज होगी, फिर उनमें से सारे काम भी हो गए, कैंसिल भी होगी, सारी चीजें हो जाती हैं। लेकिन कब? जब आप बड़ों का आशीर्वाद साथ लेके चलते हो तब। आज सारे बच्चे स्टेज के माध्यम से यही करेंगे, घर जाके अपनी दादी के पैर जरूर दबाने हैं। अगली बार एग्जाम वही आएगा जो तुमने पढ़ रखा है, मैं श्योर कह रहा हूँ, ठीक है। और लड़कों के लिए भी कह रहा हूँ, वही क्वेश्चन पेपर आएगा भाई जो तुमने पढ़ रखा है, ये श्योर है। थैंक यू, आपने सुना बातें।